हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के बारे में बात करेंगे कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस किस प्रकार होते हैं, क्यों होते हैं और इन लॉस के पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। हालांकि ये आंकड़े अप्रोक्सीमेशंस है। नापकॉन्स, डीएमआई, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, आईसीएआर जैसे संस्थाओं ने कुछ स्टडी के आधार पर एस्टिमेटेड नंबर निकाले हैं। डीएमआई का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, जो कि स्टडी कंडक्ट करती है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। तो इनका कहना है कि इंडिया में हर साल 74 मिलियन टन इतने फूड का नुकसान होता है। इसे आर्थिक रूप में देखा जाए तो करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए। स्पेसिफिकली देखा जाए तो इसमें फूड ग्रेन का परसेंटेज है 22%, जो कि ज़्यादातर होता है पुअर स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से। और लाइव स्टॉक प्रोड्यूस जिसका परसेंटेज है 22, जो कि हाई वाटर कंटेंट ज़्यादा होने के कारण हाईली पेरिशेबल है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल का आता है 19% और 18% रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नुकसान फार्मर्स को झेलना पड़ता है पुअर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। हालांकि ये नंबर्स और ज़्यादा हो सकते हैं। इस पिक्चर के जरिए हमें बताने की कोशिश की गई है कि कैसे फार्म से लेकर प्लेट तक पहुंचने का जो रास्ता है फूड आइटम्स का, वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है। हर लेवल पे कैसी समस्याएं आ सकती है, कौन से अलग अलग इन्वायरमेंट से फूड गुजरता है। यहाँ पे फार्मर को तो लॉस होता ही है, लेकिन कंज्यूमर को भी कई बार क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परचेस, राइट। फूड प्रोड्यूस की जो जर्नी है प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, इसमें हर स्टेज में फूड की क्वालिटी कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कारण पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करते हैं कॉमन कॉजेज जो कि वेजिटेबल एंड फ्रूट के स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्पॉइलेज के लिए। इनमें बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, ईस्ट जैसे माइक्रोब आते हैं। फिजिकल कंटामिनेशन के जरिए माइक्रोब्स पेस्ट वेजिटेबल और फ्रूट्स के कांटेक्ट में आते हैं, और इसका काम ही होता है कि मल्टीप्लिकेशन करना और डिसीजेस पैदा करना। एक कॉन्सेप्ट होती है वाटर एक्टिविटी। वाटर एक्टिविटी यानी किसी फूड आइटम में माइक्रोबियल ग्रोथ होने के लिए ज़रूरी फ्री वाटर की अवेलेबिलिटी होना। ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और बड़ी कॉन्सेप्ट है। तो इसे हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है कि अगर मोर फ्री वाटर है तो मोर बैक्टीरियल ग्रोथ हमें वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसलिए अगर फूड आइटम में वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वह बैक्टीरिया की वजह से होने वाली स्पॉइलेज भी ज़्यादा हो सकती है। और मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो वेजिटेबल में स्पॉइलेज के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन सेकंड मेजर रीज़न आता है रेस्पिरेशन। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं वैसे ही हर लिविंग टिश्यू, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन प्रोसेस, और फ्रूट्स और वेजिटेबल में हार्वेस्टिंग के बाद भी ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो लिविंग टिश्यूज होती है फ्रूट्स की, वो हवा से ऑक्सीजन लेती है, और केमिकल रिएक्शन के जरिए कॉम्प्लेक्स शुगर जो स्टोर है फ्रूट में उसका ब्रेकडाउन होता है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट बनते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाली जो एनर्जी है उसका यूज़ होता है राइपनिंग के प्रोसेस के लिए। अब आप मुझे बताइए कि राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन या कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, जो शुगर कंटेंट, फर्मनेस और एरोमा डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। तो इनडायरेक्टली रेस्पिरेशन अगर हाई रहेगा तो इससे क्वालिटी डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
मतलब शेल्फ लाइफ भी कम होने लगती है। मतलब हायर द रेस्पिरेशन रेट, लेसर द शेल्फ लाइफ। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि ज़्यादा दिनों तक फ्रूट रखने से ओवर राइपिंग होती है, और ओवर राइप होने के बाद उसकी टेस्ट डिज़ायरेबल नहीं रहती। अगला मेजर कॉज आता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मतलब मॉइस्चर का लॉस होना, जो कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। वेजिटेबल और फ्रूट्स में वाटर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है, लाइक 80 to 85% कंपोजिशन वाटर का ही होता है। आप इस टेबल में देख सकते हो। तो वाटर लॉस होने के कारण श्रिंकेज, लॉस इन क्रिस्पनेस, सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट का लॉस होना जैसे जी इफेक्ट हमें दिखते हैं, और काफ़ी हद तक वेट कम हो जाता है, यानी कि फार्मर का कम प्रॉफिट। और श्रिंक होने के कारण ये फूड आइटम्स एडिबल भी नहीं रहते। और अब हम बात करेंगे एम्बियंट कंडीशंस दैट डिटरमाइन स्पॉइलेज रेट। एम्बियंट कंडीशन मतलब जो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले प्रोड्यूस स्पेसिफिक टेम्परेचर थ्रेशोल्ड, मतलब हर एक फ्रूट का और वेजिटेबल का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिस पे वो फंक्शन करते हैं, चाहे स्टोरेज के लिए हो या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए हो। हर वेजिटेबल और फ्रूट के लिए अलग अलग टेम्परेचर ज़रूरी होता है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आइडियल रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए, वो है 90 to 95%। और ऑनियन और गार्लिक के केसेस में होती है 65 to 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ स्प्राउटिंग चांसेस। उसके बाद आता है इथाइलिन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है राइपनिंग प्रोसेस के लिए। देन ऑक्सीजन, जो डिटरमाइन करता है रेस्पिरेशन रेट और इनडायरेक्टली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी हद तक रेस्पिरेशन रेट को और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को चेक में रखता है, मतलब उसकी स्पीड कम रखता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, वो स्पॉइलेज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो ये थे एम्बियंट कंडीशंस। अगर इसे हम आइडियल कंडीशन में रखें तो स्पॉइलेज होने की चांसेस कम हो जाते हैं। तो फार्म से लेकर प्लेट तक की जो जर्नी है फूड आइटम्स की, तो हर एक स्टेप पे किस प्रकार का लॉस हो सकता है, कैसी रिस्क इन्वॉल्व यहाँ पे होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है हार्वेस्टिंग। अगर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इम्प्रॉपर हो, पुअरली फंक्शन हो, तो इसमें इंजरीज और प्रेशर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और अगर फ्रूट्स राइप हो तो डैमेज होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर उसे प्रॉपरली हैंडल नहीं किया जाए तो। देन एट पैकिंग हाउस, केमिकल की सही मात्रा यूज़ करना स्टोरेज के लिए, या फिर किसी अनवांटेड केमिकल का कंटामिनेशन ना होने देना, ऐसी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है। देन ड्यूरिंग द स्टोरेज, चिलिंग इंजरीज, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होने से, ठीक से मॉनिटरिंग ना होने के कारण डीके हो सकते हैं, पील डिसऑर्डर हो सकती है। और ट्रांसपोर्ट के दौरान जैसी डैमेज हो सकते हैं, ब्रूसिंग मतलब स्कार्स, डिफॉर्मेशन। देन एट रिटेल शॉप, अगर सही टाइम पे उसका सेलिंग नहीं हो रहा है तो डीके, सॉफ्टनिंग, विल्टिंग जैसी प्रॉब्लम यहाँ पे हमें दिख सकती है। और सेम एट द कंज्यूमर लेवल, डीके, सॉफ्टनिंग और विल्टिंग हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ये जो अलग अलग लेवल्स है, यहाँ पे अलग अलग कंटामिनेशन के सोर्सेस हमें पाए जाते हैं। कुछ कंटामिनेशन सोर्सेस की बात की जाए तो जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम सॉइल, वाटर, एयर या ह्यूमन पैथोजन के साथ कांटेक्ट होना। कई बार नाइट सॉइल जो यूज़ की जाती है उसके कांटेक्ट में आना। और हार्वेस्टिंग के टाइम हैंड पिकिंग या मशीन क्या यूज़ हो रहा है, और वो ठीक से सैनिटाइज है भी या नहीं। देन अगर पैकेजिंग में हम पहले ही यूज़ किए हुए कंटेनर बार बार यूज़ कर रहे हैं, उससे भी कंटामिनेशन हो सकता है। प्रोसेसिंग प्लांट में क्लीनिंग टाइम टू टाइम होती है या नहीं। देन मार्केट में हैंडलिंग, क्रॉस कंटेमिनेशन, ये भी सोर्सेस हो सकते हैं। देन कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं,
जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस के लिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रूट स्प्लिटिंग शायद स्टार्टिंग में कम हो, टाइम के साथ वो और ज़्यादा बढ़ते जाए। फ्रूट स्प्लिटिंग हम कॉमनली देखते हैं टोमेटोज, पोमेग्रेनेट, एप्पल, पियर, इन फ्रूट्स में। देन सनबर्न, अपना कॉन्सर्ट वाला इवेंट नहीं, गर्मी के कारण, हाई टेम्परेचर के कारण फ्रूट में जो डिफॉर्मिटीज पाई जाती है, हाई टेम्परेचर या सन के ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण किस प्रकार की डैमेज यहाँ पे हो रही है। ये एप्पल में अलग अलग टाइप की सनबर्न्स। देन जेब्रा स्किन, ये जनरली साइट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है। यहाँ पे पैचेस जैसे हमें कुछ नज़र आ रहा है। देन चिलिंग एंड फ्रीजिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी जनरली फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर अगर टेम्परेचर हो तब, यानी 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक, इस टेम्परेचर रेंज में चिलिंग इंजरी हमें पाई जाती है। और चिलिंग इंजरी का मेन सिम्टम होता है डिस्कलरेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी में डिस्कलरेशन होके वाइट कलर नज़र आ रहा है, और यहाँ पे बनाना में डार्कनिंग हमें दिख रही है। और फ्रीजिंग इंजरी जब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर होता है, तब फ्रीजिंग इंजरी पाई जाती है। और कुछ पोस्ट हार्वेस्ट फैक्टर जो लॉस डिटरमाइन करता है, हमने ऑलरेडी देखा है। टेम्परेचर जो हर फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए अलग हो सकता है। ह्यूमिडिटी, गैसियस कंपोजिशन जैसे कि इथाइलिन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में कम या ज़्यादा होने के कारण क्या इफेक्ट होता है। मैकेनिकल स्ट्रेस जैसे कि मॉइस्चर स्ट्रेस हो गया, टर्गिडिटी हो गया। देन एजिंग डिसऑर्डर जैसे कि पफिनेस, पिटिंग, चिलिंग इंजुरीज, ग्रैनुलेशन एंड फ्रीजिंग इंजुरीज। मोस्ट ऑफ डिसीजेस और स्पॉइलेज के लिए बैक्टीरिया ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन मोल्ड, देन फंगस, क्योंकि बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वो बाकी के जो पैथोजन से मोल्ड और फंगस, इनसे ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। तो सॉफ्ट रॉट, ये जो कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिसीज है, जो कि होता है अर्विनिया क्रोटा ओरा की वजह से। देन मोल्ड स्पॉइलेज, जब फेवरेबल पीएच ना हो, जैसे कि एसिडिक फ्रूट में होता है, जहाँ पीएच लेवल 3-4 मतलब इतना कम होता है। एसिडिक कंडीशन बैक्टीरियल ग्रोथ को फेवर नहीं करती, तो यहाँ पे मोल्ड अपना चांसेस लेते हैं। तो अगर बैक्टीरिया ना भी हो तो मोल्ड यहाँ पे हाजिर है स्पॉइल करने के लिए। देयर इज ऑलवेज सेकंड पर्सन अवेलेबल। तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए, तुरंत तुम्हें दूसरा बंदा वहाँ नजर आ जाएगा। इट वॉज प्री डिटरमाइंड। देन यहाँ पे मैंने कुछ डिसीजेस और कॉजल ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दी है, जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। देन लॉसेस ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के दौरान कौन से लॉस हो सकते हैं, जैसे कि लॉस ऑफ मॉइस्चर। ऑलरेडी हमने देखा कि हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद मॉइस्चर लॉस होने लग जाता है। देन सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट भी लॉस हो जाते हैं। वेट लॉस होता है, वो अलग चीज़ है। देन लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, रेस्पिरेशन में हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो इसमें जो स्टोर फूड था उसका यूज़ हो रहा है, तो इससे जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट और शुगर है उसकी मात्रा कम होने लगती है। देन लॉस इन फूड कंस्टिट्यूएंट, मॉइस्चर लॉस की वजह से काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं, स्पेशली विटामिन्स। देन फाइबर डेवलपमेंट, मॉइस्चर लॉस होने के कारण पेक्टिन का डिग्रेडेशन होने लगता है, और जो टिश्यूज़ है वो हार्ड और फर्म बनते जाते हैं। इसके कारण फाइबर का डेवलपमेंट वहाँ पे हमें दिखने लगता है। जैसे कि बीन्स हो गया, कैरेट्स हो गया, इनमें हमें फाइबर्स दिखने लगेंगे। देन रूट एंड शूट डेवलपमेंट, जो कि पोटैटोज, बीन्स, ऑनियंस, गार्लिक में हमें दिखता है। तो इस वीडियो में हमने पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और उसके कॉज के बारे में जाना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल फैक्टर और पुअर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे रिस्पॉन्सिबल होती है इस लॉस के लिए। और अगली वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिवेंशन और प्रिजर्वेशन टेक्निक, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए।
साथ में हम वाटर एक्टिविटी की कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे, फूड स्पॉइलेज में उसका क्या रोल होता है। अगर मुझसे कोई डिटेल छूट गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो मिस ना हो इसलिए सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।